हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, कम समय में निश्चित करंट अफेयर और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर बताने के लिए पाने के लिए। तो चलिए इसकी पीडीएफ और क्विज भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा एमजेटी ऐप पर जाकर के। रोजाना की तरह क्विकली रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। दौलताबाद किले का नाम बदल करके महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसे देवगिरी फोर्ट करने की घोषणा करी हुई है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही नीति आयोग जैसी अपनी एक अलग संस्था बनाने की घोषणा करी है। वहीं मणिपुर राज्य सरकार ने सीएम द हैसी नाम का वेब पोर्टल शुरू किया है। और यूएई ने नवंबर 2022 तक चंद्रमा पर अपना पहला रोवर भेजने की घोषणा करी है। एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है अंडमान और निकोबार। 2023 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है और G20 की भी मेजबानी 2023 में भारत ही करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 आईआईटी संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति की मंजूरी दी है और कल पूरी लिस्ट मैंने आपको शो कराई थी। लंपी डिसीज दोस्तों ये पशुओं में फैल रहा है तेजी से और हजारों गायों की अभी तक मृत्यु भी हो गई है इसकी वजह से। राजस्थान और गुजरात में सबसे पहले मामले देखे गए थे। छेलो शो इस बार के लिए भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री होगी 2023 में। हाल ही में दिल्ली पुलिस की वी केयर पहल का उद्घाटन किया गया है। वी के सक्सेना जी ने किया है, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के। वी केयर जो होगा जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए, पुलिस की सुविधाओं के बारे में बताने के लिए होगा। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों मोस्ट ट्रस्टेड ई बुक आपके सामने है। एमजेटी ऐप पर आप मात्र 20 रुपए खर्च करके किसी भी महीने की आप ई बुक ले सकते हो। इसके अलावा कॉम्बो ई बुक्स भी अवेलेबल है, यानी कि 6 मंथ की, 3 मंथ की, आप वो भी ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज में आती है। इसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज दिया जाता है और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, तो जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर्स को तैयार कर सकते हो और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने आज तक कोई भी ई बुक नहीं लिया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ई बुक एक बार लेकर के देखो, उसके बाद आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% कवरेज होगा आपका करंट अफेयर का। चलिए तो बढ़ते हैं अब आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, दूसरा विश्व अल्जाइमर दिवस। तो बोथ ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की बात करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, 21 सितंबर को मनाया जाता है दुनिया भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जो कि इस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कहीं पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अजरबैजान आर्मेनिया हो रहा है, ताइवान ताइना हो रहा है, बहुत सारी जगह लगी हुई है, शांति फैली हुई है। इस वजह से इस बार तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल ये अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है और इस दिन न्यूयॉर्क शहर में यूएनओ के हेडक्वार्टर में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाई जाती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शांति घंटी बजाई जाती है संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में, तो आप बताएंगे शांति दिवस के अवसर पर, यानी कि कहें कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस पर। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। क्या है? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। 1981 में इसे मनाने की शुरुआत हुई। अब बात करेंगे अल्जाइमर डे की। वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ये दोस्तों 21 सितंबर को ये भी मनाया जाता है। अल्जाइमर एक्चुअली में ये माइंड से रिलेटेड एक बीमारी होती है, जिसके तहत लोग चीजों को भूलने लगते हैं। ठीक है, लोगों को भूलने की बीमारी, याददाश्त कमजोर होने की बीमारी हो जाती है, तो वही है अल्जाइमर रोग। तो अल्जाइमर रोग देखिए, यहाँ पर देखिए मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट करता है धीरे धीरे, जिससे मेमोरी लॉस होती है, मेमोरी चेंज होती है। ठीक है, तो ये सब में के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की थीम है नो डेमेंशिया नो अल्जाइमर्स। ओके, अगला, हाल ही में किस देश ने अपना पहला SAFF महिला चैंपियनशिप जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके अपना पहला SAFF महिला चैंपियनशिप जीता। देखिए यहाँ भी नेपाल हार गया। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि अंडर 17 में भारत ने नेपाल को हरा करके जीत लिया था, यही सेम टूर्नामेंट SAFF में चैंपियनशिप था वो भी। और अभी बांग्लादेश ने SAFF महिला चैंपियनशिप को भी नेपाल को हरा दिया है। ठीक है,
हालांकि बांग्लादेश का ये पहला खिताब था, बांग्लादेश ने पहली बार ये जीता हुआ है, नेपाल को 3-1 से फाइनल में हराया हुआ है। ठीक है, मेडन SAFF विमेंस चैंपियनशिप था बांग्लादेश के लिए। अच्छा, इसमें बहुत सारे आर्टिकल में ये पब्लिश हुआ है कि विद दिस विन बांग्लादेश हैव ब्रोकन इंडियाज डोमिनेंस इन द कंपटीशन। तो साफ तौर से सबका मानना यही था कि मतलब इंडिया का डोमिनेंस था अभी तक SAFF में, ठीक है ना, और था भी। तो इस बार जो देखो दोस्तों, बांग्लादेश जीत गया है, और हारने वाली व्यवस्था में बात करें तो अगेन नेपाल हार ही रहा है फाइनल में जाकर के। छठा इस बार का संस्करण था। सबीना खातून 5 मैचों में 8 गोल के साथ टूर्नामेंट में बेस्ट प्रदर्शन करने वाली ये खिलाड़ी रही। आगे बढ़ते हैं, अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्केल ऐप लॉन्च किया? तो स्केल ऐप लॉन्च किया है किसने? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ये हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। तो इन्होंने अभी हाल ही में स्केल ऐप लॉन्च किया है। ये किस लिए लॉन्च किया गया है? जिससे लेदर सेक्टर में डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। कौन सी डेवलपमेंट? स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इज द बेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए इन्होंने स्केल ऐप लॉन्च किया है। स्केल का फुल फॉर्म भी होता है, क्या होता है? स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय। तो स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय के तहत चमड़ा उद्योग जो होगा, लेदर इंडस्ट्री जो होगा, इसमें सिखाने के लिए, कौशल सिखाने के लिए, मूल्यांकन के लिए, रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये एप्लीकेशन काम आएगा। तो इसको लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा करके कितना कर दिया? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों 7.2% से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा करके 7% कर दिया है। ठीक है, तो अब 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% होगी। वैसे अभी भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इन्होंने भी 7% का ही एक्सपेक्टेशन जारी किया हुआ है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक जो है, ADB जिसे हम लोग जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके द्वारा यह अनुमान जारी किया गया है, और ये अनुमान है बहुत इंपॉर्टेंट। ADB का जो अनुमान होता है उसको आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे फॉर द रेफरेंस। और वहीं 2023-24 के लिए इसने जीडीपी ग्रोथ रेट का मान घटा करके 7.8 से घटा करके 7.2% कर दिया है। ठीक है, तो अब इस इन्फ्लेशन भी बताया, बहुत सारे मतलब डिटेल रिपोर्ट बताई गई। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? केवल इस बार वाला ध्यान रखना है, 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना होगा। ठीक है, अगला वाला तो बिल्कुल ना के बराबर चांस होता है पूछा जाने का। कारण ये है कि ये अगला जब तक आएगा ना, तब तक इतने बार ये अपना अनुमान बता देंगे कि आप कंफ्यूज रहोगे। तो इसको याद करने कोई मतलब नहीं, आपको केवल इसी फाइनेंशियल ईयर का याद करना है। ठीक है ना। तो ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मत्सुगु अस्कावा इसके दोस्तों हैं करंट टाइम पर अध्यक्ष। अच्छा, इसके अगर उपाध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे अशोक लवासा। अशोक लवासा जी भारत से गए हुए हैं। अशोक लवासा भारत में चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, वहां से गए ये ADB में उपाध्यक्ष बन गए। अगला, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाकर 12 दिन से 20 दिन कर दिया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने राज्य की पुलिस की आकस्मिक जो छुट्टियां होती थी उसे 12 दिनों से बढ़ा करके 20 दिनों तक कर दिया है। कितने दिनों तक कर दिया है? 20 दिनों तक कर दिया। तो महाराष्ट्र यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंक्रीज स्टेट पुलिस कैजुअल लीव टू 20 days ए ईयर। एक साल में 20 दिनों का आकस्मिक छुट्टी ले सकते हैं। अब देखो, ये 12 दिन का अभी तक हुआ करता था, तो यानी एक महीने में एक छुट्टी हुआ करती थी मैक्सिमम। ठीक है, अब 12 को बढ़ा करके 20 कर दिया गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स है दोस्तों। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पुलिस बल वाला राज्य है। 1,65,740 पुलिसकर्मी यहाँ पर काम किया करते हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, अच्छे से सब कुछ जान लिया था। अब हम लोग आज पुलिस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पुलिस को लेकर के, टर्म को लेकर के जितने भी पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हम लोग कवर अप करेंगे। तो कल से ही शुरू कर देते हैं। कल अभी एक क्वेश्चन बताया गया था कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने दोस्तों वी केयर नाम से एक पुलिसिंग एक कम्युनिटी सिस्टम शुरू किया गया था, अभियान शुरू किया था। दिल्ली पुलिस ने ही फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को मस्ट कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। ये करने वाली पहली पुलिस बनी है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने अभी हाल ही में पुलिस साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया, एक CAPF ई आवास नाम का। वो पुलिसों के लिए ही है, पुलिस कर्मियों के लिए ही है। ठीक है ना, CAPF ई आवास पोर्टल, उनको आवाज दिलाने के लिए।
इसके अलावा जेके ई कॉप लॉन्च किया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, जेके ई कॉप। वहीं कर्नाटक सरकार 1% आरक्षण दे रही है पुलिस में, किसको? ट्रांसजेंडर्स को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि संजय अरोरा को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। और तमिलनाडु राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग या कहें कि प्रेसिडेंशियल कलर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंशियल कलर्स पुरस्कार इस बार तमिलनाडु की पुलिस को प्रदान किया गया है। क्लियर है? बिल्कुल, इतना आप पुलिस से याद रखेंगे। आगे, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में आलिया भट्ट को दोस्तों प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, आलिया भट्ट विंस प्रेस्टिजियस प्रियदर्शनी एकेडमीज स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इन्हें प्रियदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड मिला हुआ है। ये पूरा नाम है इस अवार्ड का, आलिया भट्ट ये अवार्ड पाई हैं। ये अवार्ड दोस्तों 1986 से ही दिया जा रहा है। पहले 1986 से जब दिया जा रहा था ना, तो 1993 तक ये केवल एक प्रत्येक साल एक अभिनेत्री को दे दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1994 के बाद से हर 2 साल में एक बार दिया जाने लगा। ठीक है, तो हर दूसरे साल में एक अभिनेत्री को ये अवार्ड मिलता है। इस बार मिला है आलिया भट्ट को। अगला, नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने? वो बन गए हैं एल्विस अली। एल्विस अली यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का, स्विमर एल्विस हजारिका, इनका पूरा नाम है एल्विस अली हजारिका। तो ये और रीमो साहा ये फर्स्ट रिले टीम बन गई है इंडिया की क्रॉस नॉर्थ चैनल को पार करने वाली। एक्चुअली में समझिए बात क्या है, रीमो साहा जो है ये पश्चिम बंगाल के हैं और एल्विस अली हजारिका जो है ये असम के हैं। ये दोनों रिले टीम, इन दोनों की जो टीम है उसे रिले टीम का हिस्सा है और इस रिले टीम ने मिल करके क्रॉस कर दिया है तैरकर नॉर्थ चैनल को। रिले क्या होता है? रिले, आप जैसे मैं रेस को अगर रिलेट करूं आपको, ठीक है, जो आप दौड़ देखते हो, कभी कभी देखे जरूर होगा वीडियोज में, कि एक आता है बंदा जैसे कि इसे राउंड में रहता है। जैसे मान लो 400 मीटर का रिले रेस है, तो एक बंदा दौड़ेगा, वो एक हाथ में लिया रहेगा रिले और वो अगला एक चक्कर जैसे पूरा करेगा तो दूसरे खिलाड़ी को पकड़ा देगा, फिर अगले वहां से रेस दूसरा खिलाड़ी पूरा करता है। तो इस प्रकार की रेस को रिले रेस कहा जाता है। ठीक है ना, वो रिले मतलब एक चक्कर आधा दूरी होता है किया, उसके बाद फिर दूसरे को पकड़ा दिया रिले, फिर दूसरा खिलाड़ी दौड़ा। ऐसे रिले टीम होती है, तो उसमें 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों की जोड़ी ने रिले रेस में एक प्रकार से रिले टीम इनकी हुई और ये सब मिलकर के नॉर्थ चैनल को क्रॉस कर दिए दोनों। ठीक है, तो 2 नाम आपको याद रखना है, एक तो एल्विस अली हजारिका जो कि असम से हैं और वेस्ट बंगाल के रीमो साहा। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच में है जलडमरू मध्य, नॉर्थ चैनल जिसे कहते हैं। चलिए दिखा देते हैं वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर मैं आपको स्कॉटलैंड की तरफ ले चलूं, उससे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य के बारे में, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो ये जो है ये है पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। और यहां से अब हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, आराम से चलते हैं। देखिए यहाँ है अपना प्यारा भारत, यहां से आप आओगे इस साइड होते हुए, ये रहा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में मैंने आपको ब्रिटेन को बताया ही था, ये है ब्रिटिश आइसल्स। ठीक है, तो ब्रिटिश आइसल्स में अगर आप देखोगे तो इतना जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है? ब्रिटेन। लेकिन इसमें नॉर्थ आयरलैंड जोड़ दो तो क्या कहलाएगा? यूनाइटेड किंगडम कहलाएगा। और ब्रिटेन कितने देशों से मिलकर बना है? इंग्लैंड से, वेल्स से और स्कॉटलैंड से। तो इंग्लैंड को छोड़ो, वेल्स को छोड़ो, आ जाओ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्लासगो। ग्लासगो में ही तो हुआ था दोस्तों पिछली बार कौन सा सम्मेलन? COP26 का सम्मेलन हुआ था, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये स्कॉटलैंड और यहाँ पर है नॉर्दर्न आयरलैंड, मतलब ये तो देश नॉर्दर्न, ये तो पूरा आयरलैंड है और यहाँ पर एरिया जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो यही स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में है दोस्तों नॉर्थ चैनल। इसको इन दोनों ने तैर कर पार किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
ओके, चलिए। अच्छा, लूसेंट जी की जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आज 11 बजे तैयार रहिएगा, लाइव आएगा और इकोनॉमी की क्लास चलेगी। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा दोस्तों, और ये चैप्टर वाइज चल रहा है। तो पहले हम लोग इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समाप्त करेंगे। इसके बाद साथ ही साथ में शाम को भी एक मिक्सअप क्वेश्चंस का एक चलेगा, जीएस महासंग्राम की सीरीज, जो 7 PM पर होगी क्लास इसकी। और ये भी क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन लाए जाएंगे आपके लिए, और हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन के लिए शाम को मिलना है, और इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको सुबह में 11 बजे मिलना है मेरे साथ। चलिए, अगला क्वेश्चन। देवेंद्र झाझरिया ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता है दोस्तों सिल्वर मेडल। तो यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, देवेंद्र झाझरिया क्लिंचेस सिल्वर मेडल इन जेवलिंग थ्रो। जेवलिंग थ्रोवर हैं ये देवेंद्र झाझरिया दोस्तों, बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही लीजेंड खिलाड़ी है ये पैरा एथलीट हैं। और पैरा एथलीट हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, पैरालंपिक्स में ये भारत को 3 मेडल दिला चुके हैं। ठीक है, अभी तक पैरालंपिक्स में ये 3 मेडल दिला चुके हैं पैरालंपिक्स में। ठीक है, तो अभी इन्होंने विश्व पैरा एथलेटिक ग्रां प्री प्रतियोगिता में भी सिल्वर दिला दिया। 60.97 मीटर की दूरी तक का भाला इन्होंने फेंका। ठीक है, जेवलिंग थ्रोअर ये भी हैं, और इन्होंने सिल्वर जीता है। इनके अलावा भारत के ही अजीत कुमार ने 64 मीटर में जेवलिंग फेंककर गोल्ड भी जीता है। तो अजीत कुमार का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, देवेंद्र झाझरिया चूंकि बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी हैं पैरा एथलीट में, तो इस वजह से इनसे जरूर पूछा जाएगा। अगला, 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2022-23 में ये कहा गया है कि ग्रॉस जो डायरेक्ट टैक्स है उसके कलेक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो दोस्तों 30% की वृद्धि देखी गई है डायरेक्ट टैक्स में, यानी कि सरकार टैक्स वसूलने में काफी हद तक कामयाब रही है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रोज 30% ऑफ रेट 8.36 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो डायरेक्ट टैक्स जो है ये 8.36 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ करके मतलब इतना हो गया है, 30% बढ़ा हुआ है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑफिशियल डेटा जारी किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि नेट जो डायरेक्ट टैक्स वो 7.01 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% बढ़ा है। ठीक है, और जो ओवरऑल ग्रॉस अगर बात करें तो वो 8.36 लाख करोड़ रुपए रहा है। अगला, अच्छा ये सब चीजें क्या होती है, सब टर्म क्या होते हैं, ये इकोनॉमिक क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो दोस्तों कल एक बहुत बड़ी बैड न्यूज आई, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे, और कानपुर को एक स्पेशल एक अलग ही तरीके की पॉपुलैरिटी इन्होंने दिलाई। बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे ऑल ओवर इंडिया हो, और राजू श्रीवास्तव जैसा वाकई में मतलब कोई नहीं था। स्टैंड अप कॉमेडी की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई। मतलब स्टैंड अप कॉमेडी क्या होता है किसी को पता नहीं था, राजू श्रीवास्तव के द्वारा ही की गई, समझ लो एक प्रकार से। और आजकल तो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर क्या हो रहा है देख ही रहे हैं आप। फिलहाल राजू श्रीवास्तव जी ये अब हमारे बीच नहीं रहे। ये अपने आप में यूनिक ही थे। मतलब चाहे ट्रेनों में पंखा हो, चाहे टीवी का रिमोट हो, चाहे कूलर हो, घर की दीवारें हो, किसी भी मुद्दे पर ये कॉमेडी बना दिया करते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे प्रेजेंट किया करते थे। तो ये मतलब विश्वास टाइप का नहीं हो रहा है जैसे कि ये अब हम लोग के बीच में नहीं है। तो इनका चैनल भी हमने सब्सक्राइब करके रखा था और वीडियो भी देखा करते थे हम। ठीक है, तो अभी पिछले 1.5 महीने से तो इनको ये हॉस्पिटल में ही थे, दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक आया था, और अब ये नहीं रहे हैं। राजू श्रीवास्तव को दोस्तों 2019 में यूपी फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया था, तो ये उस पोस्ट पर भी थे। फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको आई होगी वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समय बहुत कम बचा है, और अब आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अगर आप पेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। बुरहानपुर जिला जो है ये देश का पहला हर घर जल प्रमाणन वाला जिला है, और वहीं सीआरपीएफ का उद्देश्य वाक्य है सेवा और निष्ठा, सर्विसेज एंड लॉयल्टी। ओके, और यहाँ पर अगर देखें सेवा परमो धर्मा जो है ये इंडियन आर्मी का है, जीवन पर्यंत कर्तव्य जो है ये बीएसएफ का है, बलस मुन्नम विज्ञानम जो है ये डीआरडीओ का है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि इन सबका भी लिख के लाइएगा।
फिलहाल इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था, ऐसे टॉप 10 लोगों में हैं रविकांत कुमार, मंटू कुमार, उषा साहू, रविशंकर, राहुल कोल्हे, ओम तिवारी, पुट्टी कुमार, राजन तिवारी, पारेश कुमार, सचिन करंजेकर, सुस्मिता साहू। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो, आप लोग का भी नाम यहाँ पर आ सकता है। आज आपको आंसर करना है किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड 2022 जीता। यानी कि सिंपल भाषा में कहें कि अभी जो इस बार वाला ऑस्कर अवार्ड दिया गया है उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। किस राज्य ने मारबत उत्सव मनाया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज जाकर के सॉल्व कर लेना एमजीटी ऐप पर, वहीं पर हमारी सारी ई बुक मिलेंगी। ई बुक भी आप ले लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है, वहां पर भी पीडीएफ भेजी जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।